हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे मॉडल सेट नंबर 4। और ये जो मॉडल सेट होगा वो साइंस का अर्थात विज्ञान का होगा। और इस मॉडल सेट में टोटल 80 क्वेश्चन को स्पेशल रूप से तैयार किया गया है ताकि आप इसे देख के आप एग्जामिनेशन में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके। और जिस प्रकार से बिहार बोर्ड परीक्षा समिति आपका पेपर तैयार करता है, बिल्कुल वैसे ही यह मॉडल पेपर आप लोग के लिए बनाया गया है ताकि इसका अभ्यास करके आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके। तो आइए बिना विलंब किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन होता है वो ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। सूर्य जिसे हम प्रकाश प्राप्त करते हैं और अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप करते हैं, उसका स्रोत क्या है, किस तरीके से वहां से हमें ऊर्जा मिलती है। तो बता दें कि सूर्य और तारों का विशाल ऊर्जा का जो स्रोत है वो कहलाता है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन ए के साथ हम यहां जाएंगे। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अब संलयन किसको कहते हैं ये थोड़ा समझ जाए। तो जब दो हल्के हल्के जो नाभिक होते हैं ये आपस में जुड़ के जब एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को ही कहा जाता है नाभिकीय संलयन। और सूर्य के कोर के पास या तारों के पास हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु मिलते हैं, तब जाके नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है और उससे विपुल मात्रा में अर्थात बहुत बड़े मात्रा में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अर्थात पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए के साथ हम यहां जाएंगे। चलिए आगे है आपके सामने अगला क्वेश्चन दूसरे नंबर में, और ये तो काफी ज्यादा प्रचलित क्वेश्चन है। आप इसका जवाब जरूर बताइए। क्या होना चाहिए, बताना आपको क्या है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, आप गांठ बांध लीजिए, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाने की संभावना है। तो आप जरूर बताइए कि दर्पण सूत्र इसमें कौन सा है। तो दर्पण सूत्र ढूंढ सकते हैं, ये तो आपका लेंस सूत्र बी ऑप्शन में दे दिया। ए ऑप्शन पर थोड़ा नजर डालिए, यहां जो आपका माइनस है ये प्लस होना चाहिए, जो कि आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए में। अर्थात इस दूसरे क्वेश्चन में हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। अर्थात 1/v + 1/u = 1/f, ये जो है आपके सामने दर्पण सूत्र है। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया तीसरे नंबर में। पहले ही बता चुके हैं हम कि आपको सिलेक्टेड 80 क्वेश्चन बताएंगे और पूरी तरीके से इसका अभ्यास करके आप एग्जामिनेशन में जाने का प्रयास करें। तीसरा प्रश्न है, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल प्रभाव जिस प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या करता है तो कहां देखा जा सकता है, आपको यह बताना है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन है जंगल में, बाजार में, खेतों में और इनमें से सभी। इस पर ध्यान दीजिए, जब सभी दे दे तो थोड़ा सा रुक जाइए क्योंकि अच्छे से क्वेश्चनों के ऑप्शनों को आप पढ़ लीजिए। और पढ़ते फिर से हैं तो जंगल में हो सकता है, बाजार में थोड़ी संभावना कम है, खेतों में यह भी संभावना कम है। तो इसका मतलब डी जो होगा ये गलत हो गया और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जंगल में। जंगल में जब धुंध गिरते हैं या फिर कुहासा गिरता है तो सूर्य की जो रोशनी होती है वो चमकदार दिखाई देता है और इसी घटना को बोलते हैं हम टिंडल का प्रभाव। मतलब तीसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जंगल में। चलिए आज का आ गया है आपके सामने चौथा प्रश्न, आप इसका जवाब देने का प्रयास करें। चौथा क्वेश्चन है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तारे आकाश में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, यह तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, लेकिन यहां इस ऑप्शन में हमारे पास वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं दिया हुआ है। तो तारों के टिमटिमाने की व्याख्या आखिर किस सिद्धांत पर होता है। तो तारों के टिमटिमाने की जो क्रिया होती है वो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, लेकिन यहां पर केवल अपवर्तन देके आपको बेवकूफ बनाया है। तो आप बेवकूफ नहीं बनेंगे अगर इस चैनल से जुड़े हैं तो, क्योंकि पूरी तरीके से सटीक जवाब इस चैनल पर आपको दी जाती है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा अपवर्तन के सिद्धांत पर। वायुमंडलीय जो नाम है यह छिपा दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज कर सकें। तो बिना कंफ्यूज हुए हम इस ऑप्शन नंबर ए के साथ इसमें भी जाने वाले हैं। चलिए आ जाता है आपके सामने पांचवा प्रश्न और इसका जवाब हम सभी लोग देंगे। अच्छा क्वेश्चन है,
सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। जो नेत्र होता है जिसके बारे में आपको व्याख्या किया जा चुका है, नेत्र के पीछे इस वाले भाग में यहां पे एक उत्तल लेंस बना होता है और इस भाग में हमारा होता है रेटिना। आप पढ़ चुके हैं इस बात को। रेटिना को हिंदी में बोला जाता है दृष्टि पटल। तो रेटिना जो है यहीं पर किसी मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब है ये वहां पर बन जाता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछा है, आपसे पूछा है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उत्तल लेंस के द्वारा बनता है और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब यहां जो बनता है वो बनता है वास्तविक और उल्टा। तो देख लीजिए वास्तविक और उल्टा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। यहां से ये भी याद रखने वाली बात कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है और याद रखेंगे कि वो प्रतिबिंब छोटा बनता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। इसे कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं। और साथ ही साथ रेटिना पर अगर बात करते हैं तो रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है। और मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि जो होती है उसकी न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है और अधिकतम जो दूरी होती है वो अनंत होता है, वो जो होता है अनंत होता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आज का आ गया है आपके सामने छठा प्रश्न, जो एक न्यूमेरिकल को लेके आए हैं हम आपके सामने। 6 नंबर है, किसी बल्ब के 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान कितना है। 1 मिनट ये तो टाइम दे दिया और 120 कूलम ये दे दिया हमारे सामने आवेश। विद्युत धारा का मान पूछा है, तो विद्युत धारा I बराबर आप पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T। अब Q/T का वैल्यूएशन रख दीजिए, तो Q आपके सामने है 120 कूलम, तो ये रख दिए हम आराम से 120 और उसके बटा में टाइम रख देना है, टाइम है 1 मिनट। अगर इसे आप सेकेंड में चेंज कर लेते हैं तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। अब 60 से कैंसिल कर लीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ और 6 से कट जाएगा 6 दूनी 12। मतलब आई का जो वैल्यूएशन हो जाएगा वो कितना हो गया, 2 एम्पियर। तो देख लीजिए 2 एम्पियर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में जाता है ये मेरा। इसलिए इस छठे का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 एम्पियर। चलिए बढ़ते हैं आज के 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, बताना आपको इसमें है किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। मतलब अगर आप एमीटर का बनाते हैं, आमीटर का बनाते हैं, तो एमीटर का सिंबल ऐसे देके और इसके माइनस और प्लस ऐसे दर्शाए जाते हैं। अगर वोल्ट मीटर बनाते हैं तो वी लिख के ऐसे घेरा दिया जाता है और इसमें भी आपको माइनस प्लस दर्शाए जाते हैं। लेकिन आपको यहां बताना यह है कि किसमें धन और ऋण का जो चिन्ह है वो नहीं होता है। तो ऐसा केवल और केवल नहीं होता है किसमें, कुंडली में। कुंडली का जो चित्र होता है वो लगभग इस प्रकार से कुंडली बनाए जाते हैं, आप सभी को पता है। ये जो आपके सामने दरवाजे जैसा दिख रहा है, गेट के सजावटी रूप जैसा, इसी को हम लोग कहते हैं कुंडली। और इस कुंडली में कहीं भी माइनस प्लस का क्रम नहीं दर्शाते हैं, इसलिए 7 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडली में। अब चलिए आ जाते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन बहुत मजेदार और काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है कुछ कैंडिडेटों का, आज समझ लेंगे इसको अच्छे से। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। जब लघु पतन, तो लघु पतन को इंग्लिश में बोला जाता है शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट कब होता है, तो जब प्लस आवेश और माइनस आवेश, अर्थात जो तार होते हैं धन आवेश और ऋण आवेश के, जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो यह घटना हो जाता है जिसका नाम है लघु पतन। तो जब ऐसी घटना होती है तो ऐसी घटना के दौरान यहां जो विद्युत धारा का मान होता है, विद्युत धारा बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब देख लीजिए बहुत अधिक कहां हो गया है विद्युत धारा का मान, तो ए ऑप्शन में दिया हुआ बहुत अधिक। मतलब इस क्वेश्चन में हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, अर्थात बहुत अधिक। और अगर यही घटना सवाल पूछा जाता कि शॉर्ट सर्किट के बदले अगर ओवरलोडिंग हो जाता, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, जो बोला जाता है अतिभारण, तो अतिभारण में धारा का मान जो होता है कम हो जाता है। लेकिन यहां क्वेश्चन पूछा गया है लघु पतन, इसलिए ऑप्शन ए के साथ हम यहां जाएंगे। चलिए आगे आपके सामने 9वां क्वेश्चन आज का मेरा। 9वां क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। काफी अच्छा क्वेश्चन और काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन।
विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है उसकी खोजकर्ता का नाम है फैराडे। ऑप्शन ए के साथ हम यहां जाएंगे, फैराडे नामक वैज्ञानिक के द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का 10वां प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ऐसे यह क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस होता है, मतलब उत्तल लेंस जो होता है वो कैसा होता है? सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो उत्तल लेंस की अगर बनावट जाने आप तो उत्तल लेंस आपका इस प्रकार से बना होता है। तो अब यहां देख सकते हैं कि किनारों की अपेक्षा जो किनारे का भाग है इसमें बीच में जो ये है ये मोटा होता है। तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी में लिखा हुआ है ऐसा। मतलब इस 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाते हैं आज के 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन पूछा गया है, तो अवतल पूछे या उत्तल लेंस का अगर आवर्धन पूछे तो आप जवाब देंगे v/u। अगर ये दर्पण का सवाल होता तो आप जवाब देते -v/u, लेकिन यहां पर ये मेरे पास लेंस का है इसलिए हो जाएगा v/u। अब देख लीजिए v/u कौन से ऑप्शन में मिल रहा है आपको? तो ये मिल रहा है आपको डी ऑप्शन में। मतलब इस 11 के साथ हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ v/u। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है आपके 12वें प्रश्न की ओर। 12, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो ये पक्के तरीके से आप सभी लोग गांठ बांध लेंगे कि ये क्वेश्चन फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या आपके एग्जामिनेशन में एकदम होने वाला है। आप इसके लिए याद रखेंगे कि f जो होता है वो r/2 के बराबर होता है। अब r/2 अगर ये पद याद रखते हैं आप हमेशा, तो इस पद को याद रखते हैं तो इसी को कंबाइंड करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको जवाब देना होता है। अब देख लीजिए f बराबर r/2 कहां है? ये आपके ऑप्शन चारों में से कोई नहीं है। जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो r का वैल्यू मिल जाता है 2f। देखिए इसको क्रॉस करते हैं तो आपको मिल जाता है। तो r = 2f कहां मिलता है? देख लीजिए r = आपको मिल गया है ऑप्शन नंबर ए में 2f। तो ध्यानपूर्वक इसका जवाब देंगे क्योंकि कई बार ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है और कई सारे कैंडिडेट बेवकूफ बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए के साथ हम यहां जाने वाले हैं। अब आ जाते हैं आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां क्वेश्चन क्या है? मानव नेत्र में। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? अगर आपको पता है तो जवाब इजी दे लीजिएगा। थोड़ा देर पहले बताए थे हम आपको पहले दूसरे क्वेश्चन में कि मानव नेत्र का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और ये रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता उत्तल लेंस के द्वारा है। तो ढूंढिए उत्तल लेंस कहां है? ऑप्शन सी में दिख रहा है आपको। मतलब इस क्वेश्चन में हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज का 14वां क्वेश्चन, ये भी काफी सिलेक्टेड और काफी अच्छा क्वेश्चन। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? हम जानते हैं इस क्वेश्चन का तो धुआं उड़ा देंगे आप सभी लोग, क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी के पास पहले से ही मौजूद है। तो अगर मौजूद है तो जल्दी से कमेंट करें कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। चलिए हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन सी में दिया हुआ ये रेटिना, जिसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टिपटल, अर्थात 14 में हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने वाले हैं। चलिए आगे आज का 15वां क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत जनित्र जिसको इंग्लिश में जनरेटर के नाम से जाना जाता है। तो विद्युत जनित्र में कौन सा क्रिया होता है? तो विद्युत जनित्र में जो यंत्र की क्रिया होती है वो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन सी के साथ हम यहां जाने वाले हैं। ऑप्शन सी जो होगा एकदम राइट आंसर होगा। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों इसके बाद जानते हैं 16 नंबर। और 16 नंबर में आपके सामने है कि निम्न में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? आपको बताना है कि बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन लकड़ी, नाभिकीय ऊर्जा, गोबर गैस और कोयला। तो सब लोग देख लीजिए कि ये जो नाभिकीय ऊर्जा आपके सामने जो दिया गया है सी ऑप्शन में, ये तो किसी तरीके से बायोगैस ईंधन के रूप में कार्य नहीं करता है, क्योंकि ये तत्वों के नाभिक से निकलने वाली ऊर्जा पर डिपेंड होता है। इसलिए 16 का आंसर सी जो होगा इसके साथ हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। चला जाते हैं आज के 17वें क्वेश्चन की ओर।
और 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बताना आपको यह है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण। तो जीवाश्म ईंधन में 3 नाम आप याद रखेंगे। जीवाश्म ईंधन में आपको सबसे पहले मिल जाएगा पेट्रोलियम, उसके बाद मिल जाएगा पेट्रोलियम के साथ मिल जाएगा प्राकृतिक गैस, और एक मिल जाएगा आपको कोयला। ये 3 नाम अगर आप याद रखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन का जवाब आसानी से देने की स्थिति हो जा सकती है। तो देख सकते हैं जीवाश्म ईंधन, तो देख सकते हैं कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये सभी से कोई मतलब यहां नहीं है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन जो है वो कोयला को बोलते हैं। क्योंकि वैसे ईंधन जो जीवों के अंश से बनता है उसको हम जीवाश्म ईंधन को या जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो कोयला जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए आ जाते हैं आज के 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 18 काफी इंपॉर्टेंट, और इसमें कई सारे कैंडिडेट गलती करने की संभावना करते हैं। उम्मीद करते हैं आप तो एकदम नहीं करेंगे। क्वेश्चन है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। तो प्रकाश जहां से निकलता है, अगर मान लीजिए ये कोई स्रोत है और यहां से प्रकाश अगर इस प्रकार से विभिन्न दिशाओं में निकल रहे हैं, तो प्रकाश के इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, आपको ये इस क्वेश्चन में बताना है। तो 18 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता चल गया होगा, वैसे भाग को बोला जाता है प्रकाश स्रोत। क्योंकि जहां से प्रकाश निकलेगा उसे प्रकाश स्रोत के नाम से जानेंगे। अर्थात इस 18 में हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। ए इज राइट आंसर। चलिए अब आ जाते हैं आज के 19वें क्वेश्चन की ओर। 19 भागता कहां है रे, आ जाओ क्वेश्चन के सामने। चलिए 19, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। ये तो क्वेश्चन काफी इजी है, और पहले आपको समझा दें, अगर आपको लगता होगा कि ये तो काफी इजी क्वेश्चन का सेट है, तो हम ये बता दें कि आपके एग्जामिनेशन में ऐसे ही इजी सेट भी होने वाले हैं, और जो आपके एग्जामिनेशन में आएगा वही आपको यहां बताया जाएगा। तो 19 है खतरे का संकेत। तो खतरे का संकेत होता है भाई साहब लाल, अर्थात ऑप्शन में देख लीजिए लाल का है, तो डी ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन डी के साथ हम यहां जाएंगे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए आज का देखते हैं 20वां क्वेश्चन, और 20वां प्रश्न आपके सामने है। आपको इसमें बताना यह है, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, आपको बताना है कि 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया है 1 जूल और 1 सेकेंड। काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी समझदारी भरा। अब सोच लीजिए थोड़ा सा कि जूल जो होता है वो कार्य का मात्रक है, सेकेंड जो होता है वो टाइम का मात्रक है, अर्थात W/T जो होता है वो P होता है, मतलब शक्ति। तो शक्ति का अस्तित्व होता है या शक्ति का जो मात्रक होता है हम जानते हैं उसको कि वो वाट होता है। अब W देख लीजिए किसको कहां है, W डी ऑप्शन में मिला आपको W, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 वाट। इसके बाद आते हैं 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न देखिए स्क्रीन पर आ चुका है। आपको बताना इसमें यह है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर, तो चुंबक जैसे मान लीजिए 2 चुंबक इस प्रकार से आपके सामने हैं, इस प्रकार से शक्तिशाली चुंबक 2 हैं, जिसमें इस तरफ आपका नॉर्थ है और इस तरफ आपके सामने भी नॉर्थ ही है। तो नॉर्थ और नॉर्थ एक साथ जब आ जाएं, या दोनों अगर साउथ साउथ एक साथ आ जाएं, तो इनके बीच प्रतिकर्षण होता है। ये जो चुंबक होते हैं ये दोनों विपरीत डायरेक्शन में पीछे हटते हैं। तो प्रतिकर्षण देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो बाबू साहब आप लोग को मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी के साथ हम यहां जाने वाले हैं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं आज के 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे सब लोग। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर के बारे में अगर ध्यान रखें तो विद्युत मोटर सपोज दैट कि मान लीजिए इस प्रकार से आपके सामने एक मोटर है, इस प्रकार से। तो विद्युत मोटर में हम क्या करते हैं, विद्युत मोटर में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं इस तरीके से, तो ये जो भाग होता है घूमता है, तो इस भाग को घूमने को हम बोलेंगे यांत्रिक ऊर्जा। और धारा प्रवाहित कौन सा किया गया है, विद्युत धारा, मतलब विद्युत ऊर्जा। तो ये विद्युत ऊर्जा को बदल देता है यांत्रिक ऊर्जा में। अब देख लीजिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला कौन सा ऑप्शन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मिल जाता है आपको ऑप्शन नंबर बी। बस याद रखें कि यंत्र किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, अगर इतना याद रखते हैं तो आपको यह जवाब आसानी से मिल जाता है। अर्थात इसमें जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ।
चलो आगे है आज का आपका 23वां प्रश्न, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो भाई साहब लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछ दिया तो ये होता है मीटर इनवर्स, या आपको दे देगा प्रति मीटर या 1/मीटर, ये आपका एसआई मात्रक है। लेकिन लेंस की क्षमता का एक और मात्रक देता है जो देता है डायोप्टर, जिसे हम डी से दर्शाते हैं। तो ये डायोप्टर जो है ये एसआई मात्रक के रूप में परिभाषित नहीं है, लेकिन यहां पर एसआई मात्रक पूछा है हमसे, इसलिए मेरा यहां राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीटर इनवर्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आगे है आपके पास 24 नंबर में, बताना है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग, तो आकाश जो इस प्रकार से आपको दिखाई देता है, तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें आकाश में चारों तरफ इस तरीके से अलग अलग भागों में फैल जाती हैं, और प्रकाश की किरणें इस विभिन्न प्रकार से फैलने की क्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है हमें नीला दिखाई देता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए आगे हैं आज के 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां प्रश्न बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। इसके खोज करने का श्रेय जाता है फैराडे नामक वैज्ञानिक को, अर्थात ऑप्शन बी के साथ हम यहां जाएंगे। और यह भी बता दें कि ऑस्टेड विद्युत चुंबकीय प्रेरण की सहायता की सबसे पहले 1820 में एक प्रमाणित जानकारी दिए थे, लेकिन यहां पर सवाल आपसे पूछा गया है चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फैराडे ने। चलिए आगे हम लोग अब 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 को देखते हैं। आपको इसमें बताना है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब का आकार हमेशा और हमेशा वस्तु के बराबर है, मतलब जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना। इसका मतलब कि वो हमेशा समतल है, क्योंकि समतल में ही बराबर प्रतिबिंब बनता है। उत्तल अगर होता तो छोटा बनता, अवतल अगर दर्पण होता तो छोटा और बड़ा दोनों बनता। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समतल, क्योंकि समतल में प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा और हमेशा वस्तु के बराबर बनता है। चले आ जाते हैं आज के 27वें प्रश्न पर। काफी इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने। 1 किलोवाट बराबर है, तो 1 किलोवाट, पहले आप जान जाए कि 1 किलोवाट ये जो आपके सामने होता है 1 kWh, ये जो आपके सामने है ये ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है। और इसका वैल्यूएशन कितना होता है, तो इसका वैल्यूएशन होता है 3.6 × 10⁶ जूल। अब देख लीजिए ये ऑप्शन किस में मिल रहा है, तो 3.6 × 10 जो 6 पावर है वो ऑप्शन ए में मिल जाता है, अर्थात 27 का मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहां ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाना चाहेंगे। चलिए आगे आपके सामने केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन 28 नंबर के साथ। एथेनोइक अम्ल का सामान्य क्या कहा जाता है, सामान्यतः क्या कहा जाता है एथेनोइक अम्ल को। तो देखिए ओइक अम्ल है, तो ओइक अम्ल होने का मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम दिया गया है, और एथेनोइक जो बना हुआ है एथेन से बना हुआ है, मतलब दूसरे नंबर का हाइड्रोकार्बन है। तो आप पहचान लीजिए कि इसमें से कौन सा है। अगर आप हाइड्रोकार्बन को विशेष तरीके से पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे इसका अणु सूत्र होता है, हम आपको यह बता देते हैं, CH3COOH। अगर आप पहचान लेते हैं तो आपको ऑप्शन का जवाब सही सही मिल जाएगा। और उम्मीद करते हैं अभी तक तो जवाब आपको मिल गया होगा, नहीं मिला, आइए इसका जवाब जानते हैं। ये आपके सामने है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आज आ गए अब 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन। और आपको यह बता दें कि जो अष्टक नियम प्रस्तुत किया गया था न्यूलैंड्स के द्वारा, उनके द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि संगीत के कितने स्वर होते हैं, क्योंकि इसी का एग्जाम्पल लेके वो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण करने का प्रयास किए थे। तो संगीत के अगर सुरों की बात किया जाए तो संगीत के 7 सुर होते हैं। ऑप्शन सी जाएंगे यहां पर राइट आंसर के रूप में। चलिए अब आगे है 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न देखिए, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने पर उपचयित की गति हो जाती है। मतलब वायुरोधी अगर बर्तन है जिसमें वायु का प्रवेश नहीं है, वहां सामग्री रखने पर उपचयित गति क्या हो जाती है, तो कम हो जाती है। मतलब यहां पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धीमी हो जाती है।
चलिए बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 31 नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने केमिस्ट्री से लिया गया है, जो काफी ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है? तो यहां देखिए, कॉपर के साथ ऑक्सीजन का संयोग हुआ है और बना दिया है क्यूपरस ऑक्साइड अर्थात कॉपर ऑक्साइड। तो यहां पर कॉपर का ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुआ, मतलब यहां पर हम कह सकेंगे, ये स्पष्ट कर सकेंगे कि यहां पर कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है, अर्थात ऑप्शन ए के साथ जाएंगे हम। यहां पर ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है 32 नंबर में। आपको 32 में बताना यह है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो सिल्वर क्लोराइड, ऐसे सिल्वर तो मुख्य रूप से सफेद होता है, लेकिन यहां पर कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो 32 का आपका राइट आंसर होगा श्वेत। सिल्वर क्लोराइड का भी रंग सफेद ही होता है, अर्थात श्वेत ही होता है। आइए आगे हैं आप 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 को समझेंगे। समीकरण CaCO3 जब इसको उष्मा दिया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये देखिए, समझिए कि एक यौगिक जो है वो दो यौगिकों में अलग अलग तरीके से टूट गया। तो जब एक यौगिक दो अलग अलग यौगिकों में टूट जाता है तो ऐसे अभिक्रिया को कहा जाता है वियोजन या विश्लेषण अभिक्रिया। तो वियोजन ढूंढिए कहां है, वियोजन आपको मिल जाता है ऑप्शन ए में, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वियोजन। 34वां प्रश्न आ गया आपके सामने। 34 का जवाब देंगे। क्वेश्चन है, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? लाल तप्त आयरन मतलब आयरन आपके सामने है, फेरस आपके सामने है। तो फेरस पर अगर जलवाष्प मतलब ऑक्सीजन, सॉरी माफ कीजिएगा, इसमें H2O, चूंकि जलवाष्प जो होता है H2O होता है, ये जब डालते हैं तो क्या बनता है आपको ये बताना है। तो ये जो 34 आपके सामने है, इस 34 का राइट आंसर होगा फेरस ऑक्साइड Fe3O4। मतलब यहां बनेगा Fe3O4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आ गया क्वेश्चन 35 देखिए, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। तो कई बार कंफ्यूजन हो चुका है कैंडिडेट में कि पीएच मान जो होता है वो अलग अलग होता है और अलग अलग किताबों में अलग अलग देता है। लेकिन आज इस गांठ बांधिए कि पीएच मान का मान एकदम इजी है याद करना। पीएच मान आप याद कीजिए 7 से 7.8 तक। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसमें कहीं भी कंफ्यूजन ना करेंगे आप, अर्थात 35 का राइट आंसर होगा 7 से 7.8 तक। आगे 36 नंबर। 36 है कि बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है। बेकिंग पाउडर जिसे हम खाने का सोडा के नाम से जानते हैं, तो बेकिंग पाउडर जो होता है उसका अणु सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका रासायनिक नाम, इसलिए अणु सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NaCO3। और ये जो आपको Na2CO3 दिखाई दे रहा है, जो आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है धोने वाला सोडा। और ये जो आपके सामने है CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसे संगमरमर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे कि बेकिंग पाउडर पूछा गया तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर आपके सामने। आपको बताना है कि निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। तो याद रखें कि आयनिक यौगिक वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसमें एक आपके सामने धातु बन जाए, अर्थात एक जो है आपके सामने धातु हो जाए और दूसरा जो पदार्थ है वो अधातु हो जाए। तो धातु और अधातु की बात को समझ लेंगे। इसमें धातु और अधातु कौन ले है? CH4, इसमें तो दोनों अधातु हैं। CO2, इसमें भी दोनों अधातु हैं। Ca और Cl मिल गया यहीं पर जवाब हमें। Ca जो है ये आपके सामने धातु हो गया और क्लोरीन जो है ये अधातु हो गया। मतलब बिल्कुल आप करेक्ट तरीके सुनिए, आयनिक बंधन केवल धातु और अधातु के बीच होता है, अर्थात ऑप्शन सी के साथ जाएंगे कैल्शियम क्लोराइड। और इसको भी देख लीजिए डी में NH3, तो N जो है ये भी अधातु और H जो है ये भी अधातु, इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में सी के साथ हम जाने वाले हैं। आगे आज के 38वें क्वेश्चन की ओर। 38वां क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करने वाला केवल एक पदार्थ है जिसका नाम है सोना। लेकिन यहां पर ऑप्शन में गोल्ड दे दिया, घबराएंगे नहीं, सोना को ही
गोल्ड कहा जाता है। ऑप्शन बी के साथ हम यहां जाने वाले हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो 39 भी आप देख के बताइए, आपको जवाब पता होगा। शुद्ध सोना का व्यक्त किया जाता है, तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का व्यक्त किया जाता है, और 24 कैरेट है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, आपके सामने आ गया इस खुशी में दो प्रश्न, क्योंकि 40 प्रश्न ही आपको एग्जामिनेशन में करके आने होते हैं, लेकिन मेरा डिसीजन आपको 80 के 80 क्वेश्चन बताएंगे। 40 देखिए, वायुमंडल में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितनी होती है? तो ऑक्सीजन जो होता है वो होता है 0.03%। लेकिन अगर हमसे पूछ दिया गया, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। ऑक्सीजन के बारे में पूछ दिया कि ऑक्सीजन कितना प्रतिशत, तो आप जवाब देंगे 21%। और अगर आपसे पूछा कि नाइट्रोजन कितना प्रतिशत, तो आप जवाब देंगे 78%। मतलब सबसे ज्यादा आपके सामने नाइट्रोजन है हमारे वायुमंडल में, उसके बाद ऑक्सीजन है, और उसके बाद हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 0.03%। ऑप्शन सी के साथ यहां जाने वाले हैं। चलिए आ जाते हैं 41 नंबर, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र सब लोग को पता है, यह होता है H2SO4। अब ये H2SO4 कहां है देख लीजिए, बी ऑप्शन में है। और H2SO3 अगर दिया रहता, अर्थात ये जो आपके सामने ऑप्शन है यहां पर अगर 4 के जगह पर ये 3 दिया होता, अर्थात दिया होता आपके सामने H2SO3, तो ये बोला जाता सल्फ्यूरस अम्ल। ध्यान से देखिए, सल्फ्यूरस अम्ल, लेकिन यहां पर 4 दे दिया है तो इसको बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे 41 में। चलिए आ गया 42 नंबर क्वेश्चन। 41 फिर से आ गया है, लेकिन 42 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उससे समूह का सामान्य सूत्र, या कह सकते हैं क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो होता है COOH। ऑप्शन बी के साथ हम जानेंगे, क्योंकि ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। आपको बता दें एग्जामिनेशन में केवल 40 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, लेकिन आज आपको यहां 80 के 80 सटीक और सही जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। 43, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? ये सबको पता है कि ओजोन जो होता है उसका अणु सूत्र होता है O3, मतलब एक परमाणु में तीन परमाणु पाए जाते हैं। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। और ये पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच स्थित है, और ये समताप मंडल में होता है। चलिए 44 नंबर यही था मेरा। 44 है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें आवर्तों की जो संख्या होती है वो 7 होता है। ऑप्शन सी के साथ हम यहां जाने वाले हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आज के 45वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 45वां क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट। सल्फेट अर्धहाइड्रेट। अब सल्फेट अर्धहाइड्रेट की बात करें या हेमीहाइड्रेट का बात करें तो इसमें क्या होगा? तो सल्फेट, ये थोड़ा सा आपके सामने छोड़ दिया है, ये आपके सामने कैल्शियम सल्फेट होना चाहिए था। तो इसका सूत्र होता है CaSO4, और यहां पर हेमीहाइड्रेट दिया है या अर्धहाइड्रेट दिया है तो इनटू में हो जाता 1/2 H2O। अब देखिए इसका सूत्र अगर आपको पता है तो ये पेरिस ऑफ प्लास्टर का अणु सूत्र है। मतलब पेरिस ऑफ प्लास्टर दिया हुआ है या प्लास्टर ऑफ पेरिस दे दिया इस ऑप्शन में, बी ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी के साथ यहां जाने वाले हैं। चलिए 46 और 47 एक साथ आ गया मेरे पास, कोई बात नहीं है, दोनों का जवाब देंगे और सटीक जवाब देंगे सभी लोग। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या। तो ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होती है, ऑक्सीजन ऐसे O2 रूप में लिखा जाता है और इसकी परमाणु संख्या होती है 8। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। आपको बताना है 47 में 1 पिकोमीटर मतलब 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 पिकोमीटर जो होता है वो बोला जाता है 10 के पावर -12 मीटर को, अर्थात 10 का पावर -12 मीटर इज राइट आंसर। ऑप्शन सी के साथ हम यहां जाने वाले हैं। चलिए आ गया 48 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? तो एथेनॉल जो है वो एल्कोहल समूह का हाइड्रोकार्बन का समूह है, अर्थात जिसका क्रियाशील मूलक होता है OH, एल्कोहल, क्योंकि उसी में ऑल प्रत्यय लगा होता है, एथेन में लगा हुआ है, तो इसलिए OH होगा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए के साथ यहां जाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं आज के 49वें क्वेश्चन की ओर। 49
किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और जो बनते हैं मतलब अभिक्रिया के, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, मान लीजिए कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन अगर मिलाते हैं तो बनता है CO2। कि जो कार्बन और ऑक्सीजन है पहले इसको बोलेंगे अभिकारक, लेकिन सॉरी अभिकारक बोलेंगे जो दिया गया ऑप्शन सी में, और ये जो बनके तैयार हुआ इसको बोलते हैं प्रतिफल जो दिया है डी में। लेकिन हमसे पूछा गया है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं वे अभिकारक कहलाते हैं। ऑप्शन सी के साथ हम यहां जाने वाले हैं। चलिए आगे हैं आज के 50वें प्रश्न की ओर। 50वां क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? इसको तो सभी लोग धुआं उड़ा देंगे, हमें पता है, क्योंकि इसका जवाब आप सभी को एकदम पता ही होगा। साधारण नमक जिसका अणु सूत्र होता है NaCl, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं, अर्थात बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 51 आपके सामने आ गया। निम्न में कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। आप सभी को पता है कि मीथेन जिसका अणु सूत्र होता है CH4, और इसमें 4 बंधन मौजूद होते हैं, 4 आबंधन मौजूद होते हैं। तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CH4 अर्थात मीथेन। चलिए आ जाते हैं आज के 52 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपको इसमें यह बताना है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है। तो पोटेशियम जिसका संकेत के दिया हुआ है, इसकी परमाणु संख्या होती है 19। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे हैं आज के 53 नंबर क्वेश्चन की ओर, और काफी अच्छा क्वेश्चन। निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल जिसमें हाइड्रोक्साइड के आयन, जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है, सॉरी हाइड्रोजन आयन होता है, ये कम मुक्त होता है। तो कम मुक्त होने वाले जो दुर्बल अम्ल होते हैं उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है CH3COOH का। मतलब कह सकते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जो दुर्बल अम्ल माना जाता है, और HCl, H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल NH3। तो ये जो 3 है ये आपके प्रबल अम्ल के रूप में जाने जाते हैं। 54 जानते हैं कार्बन क्या है? काफी अच्छा क्वेश्चन। कार्बन का संकेत होता है C, परमाणु संख्या होता है मुख्य रूप से 6। तो आपको बताना है कि कार्बन जो है वो क्या है, धातु है, अधातु है या उपधातु है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के भी जान सकते हैं, डायरेक्ट पता हो तो पता भी लगा सकते हैं। बाहरी कक्ष में आया 4 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये अधातु होगा, क्योंकि बाहरी कक्ष में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो अधातु की श्रेणी में गिने जाते हैं, और अगर 1, 2 या 3 रह जाते हैं तो वो धातु कहलाते हैं। मतलब इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 55। अब आते हैं आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन की ओर। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन में बनता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन में जो बनता है उसको बोला जाता है जाइगोट। ऑप्शन ए के साथ हम यहां जाने वाले हैं। आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन जो होंगे वो डायरेक्ट समझने होंगे, यही तो आपको रट लेना या फिर याद कर लेना होगा, क्योंकि कभी के परेशान कर देते हैं प्रश्न को। लेकिन यहां इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। चलिए आ जाएंगे हम इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन। 56 देखिए, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। तो जीव की जीनी संरचना जो है उसे बोला जाता है मुख्य रूप से, और उसे बोला जाता है जीन प्ररूप या जीनोटाइप। ऑप्शन बी के साथ हम यहां जाने वाले हैं। चलिए आगे इसके 57 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपको इसमें बताना है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। मैदानी पारिस्थितिक में तृतीय उपभोक्ता के रूप में जो जाना जाता है उसका नाम है सर्प अर्थात सांप। अर्थात इसमें देख लीजिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी के साथ हम यहां जाने वाले हैं। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। चलिए इसके बाद जानते हैं आज का 58 नंबर क्वेश्चन। आपको बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग। तो रक्त में अगर आयरन की कमी हो जाए तो एनीमिया नामक रोग होता है, जिसके लिए पालक का साग खाने के लिए डॉक्टर सलाह देता है। तो एनीमिया ढूंढ लीजिए, ऑप्शन सी में दिख जाता है। ऑप्शन सी के साथ हम यहां जाने वाले हैं। चलिए इसके बाद 60 और 61 दो क्वेश्चन एक ही साथ। ये 60 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके सेंटअप एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन प्रश्न पूछा गया था। ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है? तो एक प्रकार का हार्मोन है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऑप्शन सी के साथ हम यहां जाने वाले हैं। और 61 भी देख लेते हैं।
मानव की डायलिसिस थैली है। मतलब मानव में जो डायलिसिस किया जाता है उसकी थैली कौन सी होती है आपको यह बताना है। तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। मतलब 60 का हो जाएगा सी और 61 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद आते हैं आज के 62 नंबर क्वेश्चन की ओर। 62 देखते हैं, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का जो पचने क्रिया है वो ऑक्सीकरण कहलाता है। आप सभी को पता है कि भोजन का पचना जो होता है वो ऑक्सीकरण क्रिया कहलाता है, लेकिन यहां पर ऑक्सीकरण ऑप्शन में नहीं दिया है, उसी का हिंदी रूपांतरण दे दिया है और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज करते हैं। लेकिन आज कंफ्यूजन पक्के तरीके से दूर कीजिए कि ऑक्सीकरण को उपचयन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने 63, 64, 65 तीन क्वेश्चन आपके एक सामने, क्योंकि आसान क्वेश्चन है और कह सकते हैं छोटे क्वेश्चन। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है निषेचन, लेकिन यहां पर कोई ऑप्शन में नहीं दिया, ए बी सी किसी में नहीं दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। 64 देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप है। ये थोड़ा सा वर्ड गलती आ गया है, एक लिंगी पादप है। तो एक लिंगी जो पादप होता है वो पपीता को बोला जाता है। ऑप्शन सी के साथ हम यहां जाने वाले हैं। और देख लीजिए 65 में मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो अगर मुकुलन द्वारा प्रजनन की बात कह दी तो उसका जवाब आप देंगे इष्ट, लेकिन अलैंगिक के जनन द्वारा अगर पूछ दिया तो उसका जवाब देंगे अमीबा, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट इसमें कंफ्यूजन करते हैं। आज कंफ्यूजन दूर कीजिए, मुकुलन बोला तो आप जरूर जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, मतलब इष्ट। मतलब 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इष्ट। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है 66 नंबर में, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर या फिर मादा एनोफिलीज। यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, मलेरिया किस परजीवी से होता है या किस मच्छर के काटने से होता है, तो मादा एनोफिलीज, और किस तरीके के जल में होता है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो याद रखें कि मलेरिया जो होता है वो गंदे पानी या गंदे जल के साथ होता है, जबकि डेंगू अगर पूछ दे तो डेंगू जो होता है वो साफ पानी के साथ होता है। इस बात को गांठ बांध दें। तो यहां पर मेरा इस मलेरिया के लिए रोग जो होगा वो गंदा जल हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ यहां जाने वाले हैं। आ जाते हैं 67 नंबर। 67 क्वेश्चन देख लीजिए, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। आ गया फिर से क्वेश्चन, और सोने पर सुहागा, अगर मेरे डिस्कशन को आप इसी तरीके से समझ लेते हैं तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन और उससे बनने वाले जो क्वेश्चन है उसका जवाब आसानी से मिल जाएगा। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले साफ जल, ये ऑप्शन सही है, अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग इस पर। चले आ जाते हैं आज के 68 नंबर क्वेश्चन की ओर। 68 है, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत जो पाया जाता है वो पाया जाता है समताप मंडल में, लेकिन चालाक है एग्जामिनर, यहां सारे जो नाम है आपको इंग्लिश में दे दिए, कंफ्यूज कर दिए। तो कंफ्यूज एकदम नहीं होंगे। 68 जो होगा उसका राइट आंसर होगा स्टेट्रोस्फीयर, ऑप्शन ए के साथ हम यहां जाने वाले हैं। चलिए 69 देखते हैं। 69 आपके सामने है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। तो ऊर्जा का जो ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं आपको यह बताना है। तो उसे कहा जाता है उत्पादक। उत्पादक जो इसमें पेड़ पौधे या घास आते हैं जो सूर्य से डायरेक्ट ऊर्जा जो होता है वो ग्रहण करते हैं, इसलिए उसका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक। 70 देखते हैं। 70 में क्या है आपको बताना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी जिसको शॉर्ट में कहते हैं, ये क्या है, क्या करता है, या ये किसका वाहक है आपको ये बताना है। ऑप्शन है ऊर्जा का वाहक है, ऊर्जा का संग्राहक है, ऊर्जा का सिक्का है, इनमें से सभी। तो सभी तो एकदम नहीं होगा, ये तो पहले से पता चल रहा है आपको। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये एक प्रकार का है ऊर्जा का संग्राहक। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी के साथ यहां जाने वाले हैं। चलिए आ जाते हैं आज के 71वें क्वेश्चन की ओर। 71 नंबर देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। काफी अच्छा क्वेश्चन और काफी आसान।
स्वपोषी, स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल चाहिए उनको। क्लोरोफिल बिल्कुल चाहिए। सूर्य का प्रकाश एकदम चाहिए। मतलब यहां पर मेरा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात यहां जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। चले आगे हैं इसके बाद 72 नंबर की ओर। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे करते हैं सूर्य के प्रकाश में, और सूर्य के प्रकाश में करने के बाद उन्हें क्या प्राप्त होता है? तो अपना भोजन बना लेते हैं, जिसे कहा जाता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज देख लीजिए किसमें है, तो ग्लूकोज आपको मिल जाता है ऑप्शन सी में। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन के साथ जाने वाले हैं। 73 देखते हैं। 73 आपके सामने आ गया है, शुक्राणुओं का मोचन कहा जाता है। शुक्राणु जो होते हैं वो कहां पर बनते हैं, सृजन उनका होता है, आपको इस क्वेश्चन में यही बताना है। तो शुक्राणुओं का जो मोचन होता है वो होता है शुक्र वाहिका में, अर्थात ऑप्शन बी का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी 73 का। 74 देखिए, 74 भी काफी अच्छा क्वेश्चन और फेमस, और इसमें कई सारे कैंडिडेट गलती भी करते हैं। ओजोन परत पाया जाता है, तो ओजोन परत जो पाया जाता है वो वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, क्योंकि ये नीचे क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल है और समताप मंडल में पाया जाता है, इसलिए वायुमंडल के ऊपरी सतह में इसका जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए इसके बाद आ जाते हैं 75 को देखते हैं। 75 आपके सामने है कि आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है। आनुवंशिक गुणों का संदेश किसमें होता है या किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डीएनए अणुओं में, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा डीएनए, जीन और साथ ही साथ कह सकते हैं गुणसूत्र। ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो आनुवंशिक गुणों के वाहक माने जाते हैं, अर्थात ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए आज का 76 क्वेश्चन देखते हैं। 76 आपके सामने है, एक नर हार्मोन है। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें आपको बताना यह है इसमें नर हार्मोन कौन सा है। तो नर हार्मोन जिसका नाम है आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो जानिए, डी ऑप्शन में दिया हुआ है टेस्टोस्टेरोल। मतलब ऑप्शन डी के साथ हम यहां जाने वाले हैं। चलिए आ गए हैं आज के 77 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपको 80 के 80 पूरे क्वेश्चन बताने का प्रयास किए रहे ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक ला सके। शुक्राणु का निर्माण होता है, तो शुक्राणु जो है वो निर्माण होता है और ये निर्माण होता है वृषक में, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। चलिए आज के 78 क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो आनुवंशिकी के पिता जो ग्रेगर मेंडल के नाम से जाने जाते हैं, जो मटर के पौधे के प्रयोग करके आनुवंशिकता का खोज किए थे। मतलब ये दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन बी के साथ हम यहां जाने वाले हैं। चलिए 79 क्वेश्चन देखिए, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। तो जल का जो परिवहन होता है वो मुख्य रूप से होता है विसरण द्वारा, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इस 79 नंबर का ये हो जाएगा आंसर, सटीक और सही आंसर। और अब चलते हैं आज के आपके होमवर्क में, क्योंकि आपको पता है कि अंतिम क्वेश्चन आपके होमवर्क का होता है और इस होमवर्क का जवाब आप जरूर देते जाएं और कमेंट सेक्शन में जवाब दें कौन सा होगा, ए बी सी या डी। और आप जरूर इसका जवाब देने का प्रयास करें, इससे का राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे जरूर अपने सभी दोस्तों में शेयर करने का प्रयास करें। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।